दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। आई होप आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर अपनी राय जरूर देना। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। आई होप हमारे बाकी के जो पार्ट्स हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। और जितने भी नया पार्ट नहीं देखा, पुराने पार्ट्स नहीं देखे हो इसके 1 to 4, तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां पर डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं सारे के सारे पार्ट्स। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि इसके साथ क्या क्या हो रखा था और क्या क्या सोचने में लगी हुई थी। इसके दिमाग में इतनी इधर ठग भर चुकी थी कि बस इसके ख्यालों में जियांग चेन और कोई भी नहीं था। तभी नेक्स्ट में हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है असेंसिंग हॉलीलैंड से। यहाँ पर यूए यांग बस उसके बारे में सोच रही होती है और सोचते सोचते वो इतना ज़्यादा घबरा रही होती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और शर्म के मारे उसका चेहरा टोटली लाल पड़ गया होता है। और उसके सोचते सोचते मन में कहने लगती है क्या ऐसा हो सकता है कि जो उसकी आत्मा है उसने अपनी मेरी आत्मा के अंदर अपना नाम छाप दिया है और अब मैं उसके बारे में भूल नहीं पा रही। लेकिन मैंने इसकी पेंटिंग लेने के लिए अपने फिनिक्स ट्रू इंटेंट को उसके हवाले कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी पूरी की पूरी लाइफ अब इसके कंट्रोल में है। अब जो चाहे वह कर सकता है मेरे साथ। और शर्म के मारे इसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ लाल पड़ रहा है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि वो घबरा रही होती है सोच सोच के और उसके पसीने छोड़ रहे होते हैं। और बाद में सोचते कहने लगते चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब एक ऐसा दिन आएगा जब मेरी बॉडी और मेरा माइंड उसके कंट्रोल में फुल्ली कंट्रोल में आ जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही चरा बचता है कि मैं अपने दिल को संभाल कर रखूँ। बेटा तुम्हारा दिल तो खो चुका है ऑलरेडी, जैसा कि हमारे व्यूअर जानते ही हैं। और तभी अचानक से कुछ महसूस होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर युआन वांग यहाँ पर आ जाती है, जिसके देखकर यूए यांग सरप्राइज हो जाती है। और जब युआन वांग वहाँ पर आती है तो कभी भयानक गुस्से में देख रही होती है उसे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इसका जो फेस है वो टोटली ग्लो कर रहा होता है और कभी बवाल दिख रही होती है ये तो। और तभी यूए यांग के पास आती है और उससे कहने लगती है कि कल मैं असेंशन सेक्रेट रियलमी में जाने वाली हूँ। यह बात सुनने के बाद जो यूए वांग होती है वो कतई शॉक हो जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए क्या सच में असेंशन सेक्रेट रियलमी में जाना चाहती है ये। तभी हमें असेंशन सेक्रेट रियलमी के बारे में बताया जाता है। ये एक कल्टीवेशन करने की एक ऐसी जगह है जो कि पूरी की पूरी इलाका है वो असेंशन होली लैंड के नाम से जाना जाता है और इस होली लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और इस जगह में हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बसी हुई है बहुत ज्यादा मात्रा में, बल्कि में होली लैंड के जो एंसेस्टर्स है उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी गई है इनके द्वारा और कई सारे खजाने यहाँ पर मिल सकते हैं लोगों को अगर इन्हें एसेंशियल हॉली लैंड के लीडर के द्वारा परमिशन मिल जाए और हायर के तौर पर चुना जाए तो इनको वह क्वालिफिकेशन मिल जाती है कि वे इस हॉली लैंड के अंदर जा सकते हैं और वहां पर अंदर जाकर अपने कल्टीवेशन कर अपने पावर को लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कल्टीवेशन करने के लिए अंदर गया है जो भी बंदा अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वे उस दुनिया में खो जाए, जिसके कारण उसकी जो सोल है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी और वह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। और प्रीवियसली की बात बताई जाती है कि यूए हुआंग भी उस असेंशन सेक्रेट रियलमी में ऑलरेडी जा चुकी है और उस समय पर जब वह गई थी तो ऑलमोस्ट उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण जो युआन हुआंग है इसके कारण बहुत ज्यादा डरने में लगी हुई थी उसके अंदर जाने से। इसलिए उसके अंदर जाने से पहले वे अपनी सिस्टर को उसके बारे में बताना चाहती है। आखिरकार तुम कुछ भी कहो, ये दोनों सिस्टर जो हैं भले ही वे लोग कहीं भी, आखिरकार इन दोनों के बीच में अभी भी फैमिली अफेक्शन कुछ बचे हुए हैं। तभी यूए वान उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम वहाँ जाना चाहती है तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी युआन उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है मैं वहाँ पर जाकर अपना ध्यान रखूंगी। और तभी अचानक से जो युआन वांग होती है वो नोटिस करती है उसकी जो बड़ी सिस्टर होती है यूए वांग, उसमें कुछ तो बदलाव होते हैं और सामने देखते ही उसके बगल में एक पेंटिंग रखी हुई होती है और वो उस पेंटिंग को नोटिस करते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है क्या तुम भी मैं उन सीनियर के पास गई थी जिन सीनियर के पास मैं जाती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो यूए यांग होती है उससे कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार मुझे किस बात का डर है, मैं गई थी तो गई थी, इसमें डरने वाली क्या बात है। और तभी युआन वांग उससे कहने लगती है अच्छा तो सीनियर जियांग के द्वारा तुम्हें भी बेनिफिट मिल चुका है। और दूसरी तरफ जो यूए यांग होती है ये सुनने के बाद बर्मा सोचते कहने लगती है बेनिफिट, इसको पाते पाते मैंने अपनी ऑलमोस्ट लाइफ खो दी थी। अगर मैंने यहाँ पे पेमेंट के तौर पर अपने ओरिजिन नहीं दिया होता तो वहां से निकलने में मैं कामयाबी नहीं हो पाती। और इस वक्त यूए वांग और युआन हुआंग में कतई युद्ध छिड़ जाता है। तभी यूए यांग उससे कहने लगती है मैं कहीं भी जाऊं तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी वे कंपटीशन करने लगते हैं कि आखिरकार किसके गुब्बारे ज्यादा बड़े हैं। और भाई आप बताओ कमेंट करके आखिरकार किसके बड़े हैं, रेड के या ब्लू के। मुझे तो रेड के बड़े लग रहे हैं क्योंकि इसके कल्टीवेशन बढ़ चुका है धीरे धीरे करके, पहले छोटे थे अब तो बड़े हो गए, समझ रहे हो। तो गाइस इस बात पर अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तभी दोनों के दोनों और जोर से प्रेस करने लगते भाई, इतना प्रेस करोगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट। जब यूए यांग उससे कहने लगती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी युआन वांग से कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा भी। मुझे जिस बात से फर्क पड़ता है वो तुम्हारे इस एक्सप्रेशन से फर्क पड़ता है जो कि तुम करती कुछ और हो दिखाती कुछ और हो।
भाई क्या सीन है, भाई क्या सीन है। दो गुब्बारे, दो मतलब क्या ही बोलूं मैं, चार गुब्बारे आपस में युद्ध कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। भाई समझ गए होंगे व्यूअर्स तो हमारे। और तभी जो युवान होती है उससे क्या लगती है, तुमने अभी भी क्या कहा था कि सीनियर जांग बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक नंबर के डेविल है। और जरा तुम अपने आप को देखो जरा, उन्हीं से तुम इतना प्रॉफिट लेकर आ रही हो, बेनिफिट लेकर आ रही हो। अगर तुम ऐसा सोचती हो उनके बारे में तो ये पेंटिंग मुझे वापस कर दो, मैं उन्हें जाकर ये पेंटिंग दे आऊंगी। और मन में सोचते क्या लगती है कि मेरी सिस्टर वाकई में बहुत ज्यादा शेमफुल है। दूसरों को तो मना कर रही थी कि सीनियर जांग के पास मत जाना मदद लेने के लिए, लेकिन खुद को देखो तो जरा, खुद तो मुंह उठा के वहां पहुंच गई प्रॉफिट लेने के लिए है। ये बात सुनने के बाद जो यूएंग होती है वो भड़क पड़ती है और उससे क्या लगती है, तुम्हें लगता है कि मैं इसे वापस कर दूंगी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। मैंने अपनी लाइफ देकर इसको हासिल किया है, इस पेंटिंग को, तो तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें दे दूंगी क्या। तुम्हें दूसरे कामों में दखल नहीं अड़ाना चाहिए, और खासकर मेरे काम में तो बिल्कुल दखल ना अड़ाओ। जाओ और अपने असेंशन सेकंड रैली में घुस जाओ और उसकी तैयारी करो, और जब तुम उधर से वापस आ जाओ और पावरफुल बन जाओ तब आकर मुझसे बात करना, ठीक है। तभी युआन हुआंग इसकी यह बात सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगती है, मुझे इस बात का डर है, लेकिन अभी भी भले ही मैंने अपना इमोर्टल फिनिक्स साइकिल को जगा लिया है, लेकिन जिसके कारण इसके जो स्टेटस है इसका तख्ता पलट दिया भाई, हिला दिया ना इसका स्टेटस, जिसके कारण ये मुझसे जलने में लगी, ऐसा हो सकता है। और शायद इसलिए भी सीनियर जियांग के पास प्रॉफिट मतलब बेनिफिट लेने के लिए गई थी, ताकि इसे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ये भी अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके। मू यूएहांग, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी भी कोई साइड होगी। और वो कभी पाउट मारने लगती, भाई तुम्हें कितनी क्यूट लग रही है ना ये, क्यूट भाई, अगर क्यूट लग रही है तो लाइक कर देना इस बात पे। और उससे कहने लगती है, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहूंगी और तुमसे मना नहीं करना चाहूंगी कि तुम हमारे सीनियर जांग चैन के पास गई थी, बल्कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, और तुम जाती हो तो तुम्हें उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। तुमने तो उनका बेनिफिट ले लिया, उनसे अपॉर्चुनिटी ले ली और फायदा उठा लिया, और दूसरी तरफ उन्हें तुम मतलब नफरत दे रही हो, गुस्सा कर रही हो और उल्टा वाला कह रही हो उनसे। और तब ये युआन हुआंग होती है मन में सोचते कह लगती है, क्या सीनियर ने मू यूए हुआंग के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, मैं ही उसके काबिल हूँ। आखिरकार वह विलन जो नहीं है मेरे लिए तो गॉड से कम नहीं है। और भाई कहीं लट्टू हो चुकी है सीनियर जांग पे तो इस वक्त ये, और वो गुस्सा मतलब दोनों बहस करने लगते हैं। तभी युआन हुआंग उससे कहने लगती है, जरा इस लड़की को देखो तो जरा, ये पीठ पीछे दूसरों की बुराई करती है, ये बिन पैंदी का लोटा है और कुछ नहीं। मैंने तो अपने सीनियर सिस्टर के स्टेटस को हिलाने के बारे में कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक बार मैं असेंशन सेकंड रियल में से बाहर आ जाऊं तो मैं अपनी सिस्टर से फाइट करूंगी इस सेंटेंस की पोजीशन के लिए, और उस वक्त मैं अपना गुस्सा इस पे उतारूंगी। और हमें इमेज से सोचते हुए दिखाई जाती है कि क्या सोचने में लगी हुई है इस वक्त कि किस तरीके से अपने सिस्टर को अपने पैरों के नीचे दबा देगी और खुद इतनी पावरफुल बन जाएगी। और ये सोच कर कतई एक्साइटेड हो रही होती है और कहती है, सीनियर जियांग को मैं एक सरप्राइज दूंगी इसके बाद तो। और वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाती है, लेकिन यू जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो भी कभी तो गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है, अबे तेरी ये क्या कर रही है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमें असेंशन हॉली पैलेस में दिखाया जाता है, यहाँ पर चिल्ला के सभी लोग बात करने में लगे हुए होते हैं। मुझे अपने एंसेस्टर की कल्टीवेशन और पावर पर, स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा भरोसा है, लेकिन इस समय पर जो हमारे एंसेस्टर का अपोनेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा डेडली है। तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह लगता है, क्या तुम सभी के सभी लोग तैयार हो। तो वहाँ पर जितने भी चमचे लोग होते हैं ना, मुंह बांधकर खड़े हुए गुंडे जैसे दिख रहे हैं, और वो चिल्लाते हुए कह लगते हैं, हम पैट्रिस को रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है। तभी वहाँ पर वो लॉर्ड आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जो हमारे ओल्ड एंसेस्टर है उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। तभी उनका एक चमचेला होता है, वो उनसे कह लगता है, मुझे भी पता है इस बारे में, लेकिन अगर उन्हें ये सब हमने बता दिया तो हमारे जो ओल्ड एंसेस्टर है वे हमारे ऑप्शन से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। लेकिन ऐसा वैसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि हमें रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता चल गया है उसके बाद भी। तभी लॉर्ड उससे कहने लगता है, ये तो काफी अच्छी बात है, और सभी के सभी लोग इस बात को याद रखना कि वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनके अलावा ये मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए। और काफी तक घबराना होता है, मन में सोचते कह लगता है, अगर ये मैटर सच में दुनिया से बाहर चला गया तो ये वाकई में हमारी इज्जत के लिए कितनी बम फोड़ने जैसा हो जाएगा और हमारी इज्जत कबाड़े में चली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो, इस मैटर को हमें सीक्रेट रखना ही होगा। तभी हॉलीलैंड से 5000 माइल्स दूर का सीन दिखाया जाता है, असेंशन सेक्रेट रियलमी का, मतलब असेंशन सेक्रेट रियलमी से दूर का दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई आ रहा होता है और कोई किसी से कहने में लगा होता है, युल्लान, और हमें पता चलता है एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है इस वक्त। तभी वो कह रहा होता है कि युल्लान, तुम्हें यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए और इस बारे में कभी भूल मत जा रहा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करना जरूरी होता है अपनी लाइफ में। और लास्ट टाइम जब हमने हॉलीलैंड के एंसेस्टर के साथ फाइट की थी तो उस समय पर लास्ट मूवमेंट में उससे हार गया था, और वही मेरी एक गलती थी, और अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला। भले ही जो युद्ध में करने वाला हूँ उसका जो रिजल्ट है वो पहले की तरह ही क्यों ना हो, जैसे पहले हुआ था, मैं हार गया था उससे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और जीत जान लगा दिया था, तो मैं इस बात से कभी पछतावा नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर हमें छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े लटकते हैं गुब्बारे दिखाए जाते हैं, तो वैसे हमें पता चलता है कि ये युल्लान और कोई नहीं है बल्कि मैं एक नई कैरेक्टर आ चुकी है।
और गाइस ये भाई गुब्बारे दिखा दिए हमारे व्यूअर्स को डायरेक्टली। तभी जुल्लान उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है मैं ग्रैंडपा आपके साथ ही रहूंगी और आप जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगी। और भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसे लग रहे ले यार गुब्बारे। और जो ग्रैंडपा होते हैं वो उससे कहने लगते हैं वाकई में मेरा ब्लड डिसेंडेंट होने के काबिल है ये लड़की तो। और तभी इसका पूरा नाम बताया जाता है। इसका नाम तानताई जुल्लान होता है जिसका कल्टीवेशन है वो बचपन से ही मैंने खुद अपने नजरों के सामने करवाया है ताकि मैं इस दुनिया में एक पीयरलेस एक्सपर्ट को पैदा कर सकूं। और इतने ज्यादा साइकिक डिसेंडेंट के साथ मेरी लाइफ अब कंप्लीट हो चुकी है और जो मेरी लाइफ का गोल था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और तभी वो ग्रैंडपा उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वहां पर जाने के लिए अभी भी हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं हमारी बैटल के लिए, हमें वहां पर आराम से जाना चाहिए। और तभी जुल्लान भी मान जाती है। तभी जुल्लान को सामने कुछ दिखाई देता है। वो ग्रैंडपा से पूछने लगती है ग्रैंडपा वह क्या चीज है इस जंगल में। और वहां पर देखता है तो एक वहां पर छोटा सा हट बना हुआ होता है जिसको देखकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि इस घने सुनसान जंगल में ये हट और ये छोटा सा घर कहाँ से आ गया लकड़ी का बना हुआ। और तभी हमें उस छोटे से घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग चैन होता है वो म्यूजिक बजाने में लगा हुआ होता है। इसका नाम क्वीन होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, चाइनीज में हम इसे क्वीन कहते हैं। और वो जैसे जैसे उसे बजाने में लगा हुआ होता है तो उसके जो साउंड इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं और इतना ज़्यादा अच्छा सॉन्ग सुनाई दे रहा होता है कि जो अंकल लान और जूलिन होते हैं वो दोनों के दोनों उसमें कतई मदहोश हो जाते हैं। और वो दोनों के दोनों कहने लगते हैं जरा देखो तो जरा एक्सपर्ट यहाँ पर सितार बजाने में लगे हुए हैं तो कैसे से सितार कहेंगे। क्वीन भी कहा जाता है एक जैसे दिखता है ना, एक ही काम रहता है, बिल्कुल गिटार जैसा काम रहता है क्वीन का, पर इसमें सितार कह रहे हैं तो हम सितार कह लेंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बॉडी के अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वापस से बढ़ना चालू हो गई है। और वो कहने लगते हैं चिल्ला चिल्ला करके हमारे बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है बढ़ रही है। लेकिन जियांग चैन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों के दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि जियांग चैन इसकी प्रैक्टिस क्यों करने में लगा है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इसने काफी समय से नहीं की हुई है और वो थोड़ा सा आराम करना चाहता था, इसलिए वो जितार की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। और अंकल लान ये सॉन्ग सुनने के बाद कहने लगते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने हर एक सिंगल नोट को यहाँ पर प्ले किया है। तभी जो जूलिन होती है वो तो कतई मदहोश और खो गई होती है उनके ख्यालों में। और उससे कहने लगती है सुनने के बाद जो इसमें जितना भी इन्होंने बजाया हमारे सीनियर ने उसमें वाकई में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन कंटेन है, मतलब है इसके अंदर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन। इस तरीके की जो टेक्निक है वो वाकई में किसी सेलेस्टियल बीइंग के द्वारा ही की जा सकती है और किसी के द्वारा नहीं। यहाँ तक कि हम भी नहीं समझते कि ये कैसे किया जा सकता है। और भाई ये मतलब क्या ही चमचे है भाई, क्या भाई इतनी तारीफ करेंगे तो किसी को कैसे हजम होगी भाई, डायबिटीज हो जाएगी इतना करोगे तो। लेकिन जियांग चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये दोनों के दोनों किस तरह की हरकतें करने में लगे हुए हैं। और वो वहाँ पर अपना म्यूजिक खत्म कर देता है और रुक जाता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जिस कमरे में बैठा होता है उसके बाहर कोई आ जाती है और उसे ब्लैक परछाई दिखाई जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा डरावनी दिख रही है। तभी जूलिन उससे कहने लगती है अंकल लान आखिरकार यह कौन है। तभी अंकल लान उससे कहने लगता है मुझे ही पता नहीं पता आखिरकार ये कौन है, लेकिन इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। और जो हमारे यहाँ पर विजिटर आए हैं उनको ऑर्डर रिलीज करने में हुए वो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और तभी जैसे ही वो अंदर दरवाजा खोलता है और जो बाहर जो भी खड़ा होता है उसको देखने के बाद जियांग चैन वाकई में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और मन में सोचते कहने लगता है ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उसका पर्दा हटाया जाता है तो ऊपर चलकर देखता है तो एक छोटा सा बुड्ढा वहाँ पर बैठा होता है, गुड्डे जैसे दिख रहा है और नीचे लेकिन किसी लड़की के सर पर बैठा हुआ है, समझ रहे हो, किसी लड़की के सर पर बैठा हुआ है। यह देखने के बाद अंकल लान और जूलिन कतई शौक हो जाते हैं, उनको वो फटाका बड़ा रह जाता है। और जब इस बुड्ढे का चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बतख वहाँ पर आ गई हो। भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा था भाई, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि डक आ गई यहाँ पर। तभी जियांग चैन उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर और क्या चाहते हो मुझसे। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो जियांग चैन से कहने लगते हैं क्या अभी अभी तुम यहाँ पर सितार बजाने में लगे हुए होते। ये सब बात सुनते ही जो जियांग चैन होता है वो कतई घबरा जाता है और उससे कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी भी यहाँ पर सितार बजाने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसके सर से कूद जाते हैं और जैसे ही वो उसके सर से कूदते हैं और जिस चीज के ऊपर बैठे हुए होते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि मैं सुंदर सी कन्या होती है जो कि कतई हॉट और कतई बवाल लग रही होती है, बवाल तो छोड़ो कमाल लग रही होती है। और उसके सर पर एक छोटी सी सीट होती है जिस पर वे ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं। अब गाइस आप लोग ये बताओ कि आपको ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है ठीक ठाक लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप बताओ क्या करते हो। और तभी ग्रैंडपा ये बात सुनते ही उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो स्किल थी वाकई में एक नंबर की थी, सुपर्ब स्किल थी, तुमने काफी ज्यादा अच्छा बजाया। ये बात सुनने के बाद अंकल लान और जूलिन कतई सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ देखते हैं जो लड़की को तो उसकी लड़की के ऊपर जो टोपी जैसी रखी हुई थी और कुछ नहीं बल्कि में एक सीट होती है, एक टेबल मतलब कह सकते हैं कुर्सी टाइप की छोटी सी जिस पर ये दद्दू बैठे हुए होते। इसको देखकर वे दोनों चिल्लाकर एकदम शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ये एक बेंच है। और भाई ये कितनी औसम है, कितनी। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों चल रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा उससे कहने में लगा हुआ था कि ये जगह तो ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मॉडल रहता है और इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से सेंस करता है और कह लगता है
कि यहाँ पर एक मॉडल और 2 कल्टीवेटर्स है, उनमें से एक की रियलमी काफी ज्यादा हाई है और एक की कम है और एक ओल्ड मैन है। तो आखिरकार इस जैसी जगह पर एक मॉडल क्या करने में लगा हुआ है। और तो और ये जगह असेंशन होली लैंड से काफी ज्यादा नजदीक है और यहाँ पर स्पिरिचुअल क्राइसिस का जन्म हुआ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ जानलेवा सिचुएशन हो सकती है आसपास, और इस जगह ऐसी जगह पर एक मॉडल जिंदा कैसे रह सकता है। तभी जो युनलान होती है वो अपने ग्रैंडपा से कहने लगती है, आपने जब ये बात कही दी है तो मैं बचपन से, जब तक मैं आपके साथ रही हूँ, मैंने बचपन से आज तक किसी भी रियल मॉडल को नहीं देखा है। और जो जितार बजाने में लगा हुआ है उसका साउंड तो देखो, वो कितना ज्यादा खूबसूरत है और कितना ज्यादा सुंदर है सुनने में। और तभी हमें इसका चेहरा दिखाया जाता है, कितना ज्यादा औसम है, बड़े बड़े गुब्बारों के साथ, भाई हिला डाला ना। और भाई जो युनलान होती है वो साउंड को सुनने के बाद कहने लगती है, ये साउंड तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जिस साउंड को मैंने आज तक अपनी पूरी की पूरी लाइफ में सुना है उससे। और इस म्यूजिक, यहाँ इस गाने की म्यूजिक थ्योरी और इस गाने की जो फीलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा भी शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऐसे म्यूजिक कभी भी नहीं सुना है। जो त्यान युनलान है उसने ऐसे किसी भी म्यूजिक और ऐसे किसी भी नोट को एनकाउंटर नहीं किया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में। क्या ऐसा हो सकता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई सेंट है। चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या चल रहा है। और वे दोनों के दोनों वहाँ पर अंदर आ जाते हैं और तभी युनलान होती है वो अपना प्यारा सा क्यूट सी स्माइल, क्यूट सा चेहरा और मासूम सा चेहरा बनाते हुए जियांग चेन से कहने लगती है, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने भी जितार बजाना सीखा है काफी ज्यादा बचपन से, लेकिन जितना ज्यादा तुम म्यूजिक की लाइन में जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि यहाँ का रास्ता काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा लंबा है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरा यहाँ पर मेरे द्वारा बजाया गया एक सॉन्ग सुन सकते हो, और अगर मेरे द्वारा बजाए किसी गाने में या फिर किसी नोट में किसी प्रकार की परेशानी हो तो तुम वहाँ पर मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर क्या गलती है। और जियांग चेन इसकी सारी की सारी बातें सुनने में लगा है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ ताकि कि किस तरीके से गिटार को बजाया जाता है। कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। यह बात सुनने के बाद दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मॉडल क्या कर रहा है यहाँ पर ऐसी बकवास। और तब ये जियांग चेन होता है वो मन में सोचते क्या लगता है कि ये जो लड़की क्वीन पकड़ी हुई है बजाने वाला, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये मटेरियल, और मेरे पास जो है वो तो एकदम सस्ता माल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो ओल्ड मैन है, जो यंग लेडी है, हमें यंग वूमेन है, इस वक्त लेडी बनी नहीं है, अभी भी जवान लौंडिया है, और उनको मतलब पोटेंशियल कस्टमर के तौर पर देखने लगता है और देखता है कि किस तरीके से इन पर पैसा लूटा जाए। भाई यही तो दुकानदार का फंडा रहता है, किस तरीके से अपने कस्टमर को लूटा जाए। शायद मैं जितार के साथ इनके साथ अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। और उससे क्या लगता है, प्लीज मिस आप बजा सकती हो। और तभी जो युनलान होती है वहाँ पर बैठ जाती है और अपने कोइन को अपने पैरों पर रखती है और मन में सोचते क्या लगता है कि अब मेरे दिल के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शन है मैं सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर देती हूँ और मैं सारा का सारा ध्यान अपनी इस स्टेट में लगा दूंगी और ध्यान से इस म्यूजिक की बचाऊंगी। और जो मैं जितार बजाने वाली हूँ और बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ये किसी टेक्निक के बारे में नहीं है, बल्कि मैं इस गाने के अंदर में खुद की अपनी फीलिंग्स डाल दूंगी और वो वहाँ पर बजाना चालू करने वाली होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कितनी औसम लग रही होती है। भाई साहब क्या ही लौंडिया है भाई, क्या ही युनलान है भाई। अगर इस बात पर भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई भूल जाओ, बस वीडियो लाइक कर दो और कुछ नहीं चाहिए। फिर इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सीधी सी बात है कि आपको ये पसंद नहीं आई। और तभी जैसे ही वो म्यूजिक बजाना चालू करती है तो वहाँ पर काफी मात्रा में बवंडर टाइप का बनना चालू हो जाता है और वो उस म्यूजिक में खो जाती है। और तभी अंकल लान और जूलिन ये सब सुनने में लगे होते हैं। तभी जूलिन उससे कह लगती है अंकल लान से, अंकल लान जी जो वूमेन जो जितार बजाने में लगी हुई है वो कोई आम वूमन नहीं है और ना ही कोई आम नोट है। तभी अंकल लान उससे कह लगते, तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे इसने जितार को बजाना म्यूजिक बजाना चालू किया तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो टोटली पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये तो किसी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। और तभी हमें युनलान को म्यूजिक बजाते हुए दिखाया जाता है जो ही कतई हॉट लग रही होती है और कतई बवाल लग रही होती है। और तभी अंकल लान कह लगते हैं जैसे जैसे म्यूजिक को बजाते जा रही है वैसे वैसे इसके आसपास हेवन एंड अर्थ का ऑरा आते जा रहा है और मैंने ऐसे कल्टीवेटर का मेथड कभी भी नहीं देखा है। तभी जूली ने यह बात सुनने के बाद कहने लगती है कि इस तरीके से कल्टीवेट करना जबकि तुम यहाँ पर म्यूजिक बचाने में लगी हुई है और ऐसा करते करते इसकी रियलमी भी बढ़ती जा रही है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लेजेंडरी हेवनली साउंड हॉली बॉडी ही ऐसा कर सकती है और ऐसा अजीब कर सकती है। और तभी उसे याद आता है हेवनली साउंड हॉली बॉडी से। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये कोई और नहीं है बल्कि मैं कुंगयुन हॉली लैंड की कंटेम्प्रेरी सेंटेंस है। और जो बुढ़ा आदमी यहाँ पर ग्रैंडपा जैसे खड़े हुए हैं ये बंदा जरूरी कुंग युनजी होगा। तभी बताया जाता है कि भले ही कोई वह युनलान हो या फिर हेवनली साउंड बॉडी और कुंग युनजी, ये दोनों के दोनों कल्टीवेशन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफी ज्यादा मशहूर है और काफी ज्यादा रेस्पेक्टफुल है दोनों के दोनों। और तो और मैंने ये भी सुना है कि मैंने ये रूमर सुने भी हुए हैं कि जो कुंग युनजी है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था जवानी में अपनी और अब इसकी लाइफ फोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। और ये भी पता चला है कि ये अपने लाइफ के आखिरी समय में हेवनली साउंड हॉली बॉडी को ट्रेन करना चाहता था, कल्टीवेट करना चाहता था।
जितनी भी लाइफ फोर्स उसके अंदर बची हुई है इस दौरान। तभी जूली ने उससे कहने लगती है, भले ही म्यूजिक के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अब युलान जब अपने सीनियर से मिल चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो किस्मत है अब चमकने वाली है वाकई में। और दोनों के दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो यहाँ पर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसके साथ। और तभी जो युलान होती है वहाँ पर उस म्यूजिक को बचाना बंद कर देती है। ए भगवान भाई, जिस तरीके से ये बैठी हुई ना, उस तरीके से तो भाई साहब हमारे व्यूअर्स का तो दिमाग खराब हो जाएगा। भाई ऐसी पोजीशन में कौन बैठता है? और भाई जो राइटर है जिसने ये मांगा बनाई हुई है, भाई साहब क्या मतलब करना क्या चाहते हो? हेंटाई कंटेंट बनाना चाहते हो क्या पूरा? भाई ड्रेस अब तो देख लो यार, कुछ तो पूरा तो पहना देते। सब तो कर लिया भाई, अपनी सारी की सारी हवा से इसमें ही निकाल दी इस बंदे ने। बात चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ये सब बकवास तो बहुत हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो युलान होती है वो उस म्यूजिक को बजाकर खत्म कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैंने जो अभी अभी म्यूजिक बजाया है उसका नाम सोलमेट है, और मैं इस कुछ समय तक जो चीज़ महसूस करने में लगी हुई हूँ उसी को मैं बजाने में लगी थी इस म्यूजिक से। आपको क्या लगता है इस बारे में सीनियर? और तभी जो युलान होती है वो मन में सोचते कहने लगते हैं कि होलीलैंड में जिसके सामने ये मैं म्यूजिक बजाती हूँ वह सभी के सभी मेरी तारीफ करते हैं कि क्योंकि मैं उस होलीलैंड की सेंटेस हूँ, और वो मेरी दिल से रेस्पेक्ट करते, दिल से करते या नहीं करते पता नहीं, पर हाँ मेरी रेस्पेक्ट करते हैं तो वो मेरी तारीफ ही कर सकते हैं, मेरी बुराई नहीं कर सकते। और इसी कारण से मैं पूरी की पूरी जिंदगी पर पूरी लाइफ में अकेली रही हूँ, और इसलिए मैं अपने लिए एक सोलमेट ढूंढने में लगी हुई पूरी लाइफ में, जो कि मेरे सॉन्ग्स को मतलब मुझे समझ सके, मेरे गानों को समझ सके। और ऐसे कहते कहते जो उसके एक्सप्रेशन होते भाई साहब, ये पसीना, ये लुक कतई बवाल है भाई। अब तो लाइक कर दो यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो। और तभी जो जियांग चेन होता है वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, और तभी अचानक से क्या लगता है कि जिस स्टाइल को तुम बजाने में लगी हुई हो वो थोड़ी सी एग्जैगरेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बेकार है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे। ये बात सुनने के बाद जो सेंटेंस होती है उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है शौक के मारे, और हमारे व्यूअर्स भी शौक हो जाते हैं ये बात सुनने के बाद। तो तभी हमें युलान के बारे में बताया जाता है कि जो त्यानयान युलान है वह कुंगयुन होलीलैंड की साइंटिस्ट है इस वक्त पे। यहाँ पर इसे हेवनली साउंड हॉली बॉडी होने के कारण कल्टीवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसे बस म्यूजिक डाउन में जाना है और म्यूजिक बजाना है और म्यूजिक को समझना है। इसी तरीके से इसके आसपास हेवनली ऑरा कलेक्ट होना, हेवन एंड अर्थ का ऑरा आसपास आने लगता है, और इसी तरीके से इसे कल्टीवेशन होता है। तो इसे कल्टीवेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसी कारण से इसके लिए सेंटेंस बनना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। और पूरे की पूरी हॉलीलैंड में इसे सेंटेंस के तौर पर सभी के सभी लोग दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, और जो भी यंगर जनरेशन है वह इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं और वह भी कल्टीवेट करना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसकी जो सीनियर्स है वह हमेशा इसको प्रोटेक्ट करते हैं चाहे किसी भी प्रकार की ये गलती करे। लेकिन जो युलान है वह इस वक्त इस चीज को हमेशा से जानती थी कि मैं बाकी के लोगों से और बाकी प्रैक्टिशनर से काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ, क्योंकि हेवनली साउंड बॉडी है वो दुनिया से और बाकी कल्टीवेटर से टोटली डिफरेंट है, और जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में और अपनी इस कल्टीवेशन की जर्नी में अकेली ही रहेगी, और इसे अकेले ही म्यूजिक डाउ को समझना होगा। और इसलिए उसने एक सॉन्ग लिखा है जिसका नाम सोलमेट है, ताकि वह अपने सोलमेट को ढूंढ सके, और इस गाने में अपनी उस उदासी को डाला है सोलमेट को ढूंढने के लिए। लेकिन इसके साथ ऐसा जिंदगी में भी पहले कभी नहीं हुआ जिसमें किसी ने इसके सॉन्ग की ऐसी ज्यादा बेइज्जती की हो। लेकिन आज प्रेजेंट में कहानी आती है जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से जो जियांग चेन है वो डायरेक्टली इसके मुंह पर कह देता है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो कुछ ज्यादा ही एक्सग्रेटेड है। ये बात सुनने के बाद उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आ गया हो, और वो कतई शौक से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा होते हैं वो कतई शौक हो जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं, और वो चिल्लाते हुए जियांग चेन से कह लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। मुझे पता है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो अभी बहुत ज़्यादा जवान है, लेकिन वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है और एक्सीलेंट म्यूजिशियन है, और तुम्हें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता तब तुम ये सब बकवास करने में लगी हो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ। तभी जो जियांग चेन होता है वो शायर करता है और उससे कहने लगता है और समझाता है कि तुम्हारा जो सोलमेट सॉन्ग है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, लेकिन इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा शैलो है। मुझे पता है कि तुम इस गाने में अपने सोलमेट को ढूंढने की भावना को डालना चाहती हो, लेकिन इस गाने को जब तुमने बजाया तो इसमें टोटली एरोगेंस भरी हुई थी जिसे कोई भी सेंस कर सकता था इजीली, और तुम्हारा जो पोस्टर है वो कुछ ज्यादा ही नोबल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर अपने सोलमेट को नहीं ढूंढ रही हो, बल्कि यहाँ पर प्रिटेंड करने में लगी हुई हो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो और शो ऑफ कर रही हो दूसरों के सामने। खैर इसका तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो, ये एक नॉर्मल बात है। और मुझे ये लगता है कि बचपन से ही तुम्हें काफी ज्यादा पैम्पर्ड, मतलब काफी ज्यादा अच्छे से पाला गया है, और तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनाया गया है, और तुम्हें पैम्पर किया गया है पूरी की पूरी जिंदगी भर, और तुम्हें अभी लाइफ के अप एंड डाउन के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ। तो आखिरकार जब तुम्हें इतना कुछ भी नहीं पता हुआ है तो तुम म्यूजिक कैसे बजा सकती हो इस तरीके का। यह बात सुनने के बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो कतई शौक हो जाते हैं, और वो उसको देखते हो युलान को देखते हुए मन में सोचते क्या लगते हैं, भले ही हाँ मुझे ये बात पता हुआ कि मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, सितार म्यूजिक के बारे में, लेकिन जो भी जियांग चेन कहने में लगा हुआ है वह सब सच है, क्योंकि जो क्वीन हॉलीलैंड है वहाँ पर युलान की जो प्रोटेक्शन है उसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है, और इसे किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है पूरी पूरी लाइफ में। हमने बस इसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होने दिया है,
और इसे मुश्किल से ही बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, मुश्किल से ही। और अपने इसने पूरी पूरी लाइफ को बड़ी आसानी से और बड़े आराम से गुजारा है। और तभी जुल्लान खड़ी होती है और पोलाइटली उससे गलती है। मुझे समझ में आ चुका है सीनियर, आपने जो एनलाइटमेंट मुझे दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जबकि अब सीनियर ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है तो मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। जब मैंने यहाँ पर ये गाना बजाया था तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्राउड थी अपने आप पर। और तभी भी अपने हाथों को सैल्यूट की पोजीशन में लाती है और उससे क्या लगती है आखिरकार मुझे इसे कैसे चेंज करना चाहिए। ओ भाई कितनी औसम लग रही है भाई, कितनी औसम, हमारे व्यूअर्स कभी बौखला जाएंगे। और जैसे ही वो इतनी पोलाइट होती है तो उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कभी शौक से भर जाते हैं और इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये किसी से रिक्वेस्ट कर रही है इस तरीके से। और वो रोते रोते उससे कहने लगते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर आखिरकार बड़ी हो ही गई। भाई बड़ी तो हो गई है, साफ साफ दिख रहा है, हमारे व्यूअर्स भी बता सकते हैं कि बड़ी हो गई है भाई। और तभी जो जियांग चेन होता है वो डायरेक्टली उसके मुंह पर मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है इसे बदलने का। तुम्हारी जो ट्यून है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसे चेंज करने से कोई मतलब भी नहीं बनता। ये बात सुनने के बाद जब पता चलता है कि इसकी पूरी की पूरी ट्यून खराब हो चुकी है और तबाह हो चुकी है, भाई दोनों का तो दिमाग हटिया जाता है और कोई भी समझ नहीं आता। शौक के मारे का दिल एकदम से हार्ट अटैक आ गया हो, ऐसे शौक पड़ गया हुआ ना वो। और ये सुनने के बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो चिल्लाते उससे क्या लगते हैं सीनियर, जो मेरी युल्लान है वो बचपन से ही म्यूजिक की थ्योरी को सीखने में लगी हुई है, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो इसके साथ? क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते इसके बारे में? और अगर आप इसके साथ ऐसा ही करते रहे तो इसकी पूरी पूरी कल्टीवेशन तबाह हो जाएगी। तभी जियांग चेन इसकी ये बातें सुनते हैं उससे क्या लगता है, मुझे पता है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो एक भगवान के समान होते हैं, लेकिन मैंने जो भी अभी इससे कहा था वह सब कुछ सच है। लेकिन अगर तुमने इसको नहीं सुना और इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद बजाकर दिखाता हूँ इस गाने को। और तभी भी अपना क्वीन उठाता है और वहाँ पर म्यूजिक बजाना चालू कर देता है। और जैसे जैसे म्यूजिक बजाता है तो सभी के सभी उस म्यूजिक में खो जाते हैं। तभी जियांग चेन उससे लगता है आखिरकार मैं इस म्यूजिक को कैसे चेंज कर सकता हूँ, हम तो म्यूजिक को समझ सकते हैं दिल से। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा जो म्यूजिक बजाया जा रहा है वो उसके द्वारा बजाए गए म्यूजिक के साथ कंपेयर कर सकते हो। और तुम अगर हमारे दोनों के बीच के बजाय म्यूजिक के बीच का डिफरेंस जानते हो तो शायद इसके तुम्हारे पास कोई होप है इसे चेंज करने का। अगर तुम इसका पता नहीं लगा पाते तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ये आपके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। क्या तुम मेरे बजाय द्वारा म्यूजिक सुनना चाहोगे? तभी ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों कतई एक्साइटेड भर जाते हैं। तभी जुल्लान उससे क्या लगती है, प्लीज मास्टर हमें दिखाइए। और वो उस बात से एग्री हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग चेन जैसे ही म्यूजिक गिटार बजाना चालू करता है तो उसके आसपास का जो पूरा एरिया होता है वो टोटली बदल जाता है और वो नेचर में पूरा घुस जाता है। और जैसे जैसे म्यूजिक बजाता जाता है वैसे वैसे और जैसे जैसे उस गिटार का साउंड चारों तरफ फैलता जाता है, ये देखने के बाद दोनों कतई शौक हो जाते हैं। और वहाँ पर सभी की जो अंदर की दिल की जो फीलिंग्स होती हैं वो चेंज होना चालू हो गई हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि वे एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं इस वक्त। और इस म्यूजिक के कारण जो पूरी दुनिया है वो काफी ज्यादा सुंदर, मतलब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल में बदल चुकी है। और इसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी घने जंगल में एक सुंदर सा माउंटेन बहने में लगा हुआ है पानी का झरना और उसी के आसपास काफी सुंदर फूल उगने में लगे हुए हैं उसी वक्त। और जैसे जैसे जो अंकल लान होते हैं उसका म्यूजिक सुनते जाते हैं तो उसका जो कल्टीवेशन होता है वो धीरे बढ़ता जाता है। और इस तरीके के पोस्टर देखने के बाद इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि तरह देखो तो जरा कितने तरह नोबल कल्टीवेटर हैं। और इसका म्यूजिक इतना ज़्यादा सॉलिड होता है, इतना ज़्यादा सॉलिड होता है कि जैसे कि कोई एक बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल सेलेस्टियल बीइंग म्यूजिक बजाने में लगा हुआ है। और तभी वहाँ पर एक वुडकटर आता है और उसकी म्यूजिक को सुनने में लगा होता है उस जंगल में। और इसका म्यूजिक सुनने के बाद वह वुडकटर तालियां बजाना चालू कर देता है। और इसकी इस तरह की तालियां सुनने के बाद जो कल्टीवेटर था वो वुडकटर के साथ वार्तालाप कम्युनिकेट करना चालू कर देता है। और तो और उसको ये भी पता चलता है कि जो वुडकटर होता है वो भी म्यूजिक थ्योरी में काफी ज्यादा अच्छा है। और ग्रैंडपा जब इस स्टोरी को समझने लगते हैं तो उनका चेहरा कतई एक्साइटमेंट से भर जाता है। और तभी वापस आती है कहानी वही वुडकटर और कल्टीवेटर की कहानी। और तभी बताया जाता है कि उसी समय से वे कल्टीवेटर और वुडकटर म्यूजिक बजाना आपस में स्टार्ट कर दिया और वो किसी एक दूसरे के फ्रेंड बन गए, खास मित्र बन गए और सोलमेट्स की तरह व्यवहार करने लगे थे। और इसके बदले में दोनों के दोनों अपने म्यूजिक नोट्स को चेंज करते थे और एक साथ मिलकर म्यूजिक बजाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो वुडकटर था वह मारा गया क्योंकि जो कल्टीवेटर था किसी काम से उसे कुछ समय के लिए वहां से जाना पड़ा पर्सनल बिजनेस के लिए और वह वहां से जाकर चला गया। लेकिन दूसरे पर में दिखाया जाता है कि जो एक मॉडल होता है, जो वुडकटर होता है, वो एक आम इंसान होने के कारण उसकी जो लाइफ फोर्स होती है वो धीरे धीरे कर खत्म हो जाती है। और तभी जो कल्टीवेटर एक समय मतलब उसके मरने के बाद कल्टीवेटर उसके पास आता है और उसे जब पता चलता है कि जो वुडकटर है वो एक बीमारी के कारण मारा जा चुका है, वो भी आधे साल पहले। तो ये बात जब कल्टीवेटर को पता चलती है तो इसका दिल कभी चूर चूर हो जाता है और वो उस वुडकटर की ग्रेव के पास जाकर रोना चालू कर देता है। और उस समय पर उसने बहुत ज्यादा दुखफुल म्यूजिक बजाना चालू किया था और जैसे ही वो म्यूजिक बजाना खत्म होता है तो उस समय पर वो जोरों जोरों से चिल्लाना और रोना चालू कर देता है वह कल्टीवेटर। और इस तरह की कहानी सुनने के बाद म्यूजिक के थ्रू भाई वो लोग कतई इमोशनल हो जाते हैं और जो कल्टीवेटर को तरीके से रोते हुए समझ में आता है कि इसका जो म्यूजिक है वो वुडकटर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाएगा और इसे ही हम सोलमेट कहते हैं। और जैसे ही उसके बाद इतना ज्यादा रोने के बाद उसने अपने सितार को तोड़ दिया और वह वहां से चला गया।
और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में उसने कभी म्यूजिक नहीं बजाया और उसके मरने तक उसने एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारी थी और कभी भी उसने अपनी पूरी पूरी लाइफ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कभी भी फिर से टच नहीं किया था। और इसी तरीके से यहाँ पर उसका जितार बजाना खत्म होता है जियांग चैन का। और तब भाई ये गाना सुनने के बाद अंकल लान, जूलिन, दद्दू होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं और जुल्लान, ये दोनों चारों को शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं जैसा कि मैंने उम्मीद किया था जो हमारे सीनियर है वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है म्यूजिक बजाने में। और जो युलन होती है वो कहने लगती है अच्छा तो ये है रियल सोलमेट सॉन्ग। और उससे पूछने लगती है सीनियर आखिरकार इस सॉन्ग का नेम क्या है। और तभी जियांग चैन होता है वो उससे कह लगता है ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया है, आखिरकार मैं एक सोलमेट को कैसे ढूंढ सकता हूँ। और इस पीस का जो इस सॉन्ग का नाम है वो हाई माउंटेन एंड फॉलोइंग वाटर्स है। ये बात सुनने के बाद इसका जो नाम होता है ये बात सुनने के बाद बताइए को सभी लोग शौक हो जाते हैं और मैं भी भाई अजीब से नाम रख दिया इस बंदे ने। और भाई चारों के मुंह देखने लायक होते हैं। और तभी युलान होती है वहाँ पर बैठ जाती है और उससे कह लगती है सीनियर प्लीज मुझे भी सिखाइए और अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है। भाई इसने नीचे कुछ पहनाना हुआ क्या? भाई राइटर भाई क्या कर रहे हो तुम? मांगा बनाने वाले कपड़े तो बना देते भाई इसको। जरा आप खुद देखो भाई चड्डी बनाने में छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। क्या छोड़ो भाई इंदा ही नहीं बनाना चाहता कंटेंट को, मजे लो बस। और तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी उससे कहने लगते हैं अगर तुम मेरी युलान को अपने डिसिपल के अपने स्टूडेंट की तरफ तौर पर ले लेते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अपनी पूरी पूरी लाइफ में। भाई लाइफ कितनी बची है भाई, ऐसा लग रहा है बुझती मोमबत्ती की तरह। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है ठीक है मैं इसे सिखा तो सकता हूँ लेकिन म्यूजिक के अलावा मैं उसे और कुछ नहीं सिखाने वाला। तभी ग्रैंडपा उससे कह लगता है ये तो नेचुरल सी बात है। और वो युलान से कहने लगते हैं कि तुमने अभी तक अपने मास्टर को रेस्पेक्ट नहीं किया है। और तभी युलान उसे मास्टर से शुक्रिया कह लगती है जियांग चैन को। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है कोई बात नहीं लेकिन म्यूजिक सीखने के लिए तुम्हें अपने पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतना समय है और तुम यहाँ पर डेली आ सकती है म्यूजिक सीखने के लिए। और तभी युलान होती है वो उससे कह लगती है ये मेरे लिए काफी आसान है, मुझे बस तुम्हारे घर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाने मतलब घर बनाना है अपने लिए रहने के लिए। ये बात सुनने के बाद जियांग चैन भी कभी शौक हो जाता है। तभी जूलिन उन्हें जाते हुए देखती है तो कह लगती है अंकल लान जो युलान है वो यहाँ पर ज्यादा समय तक के लिए तो नहीं रहेगी ना, सही कहा ना। तभी जो अंकल लान होते हैं उससे कह लगते हैं लेकिन देखकर तो ऐसा लगता ही है कि यहाँ पर रहने वाले काफी समय तक। लास्ट टाइम मू यूए हुआंग यहाँ पर आई थी और अब यहाँ पर सेंटेंस आ चुकी है कुंजुन हॉलीलैंड की। और भाई जेलस हो रही है भाई, जेलस समझ गए गाइस, जेलस हो रही है ये। तुम्हें इतनी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है अंकल लान उससे कहते हैं। और उससे कहते हैं जो युलान है वो सिर्फ हमारे सीनियर की डिसिपल स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये बात सुनने के बाद वो पाउट मारती है और कहते हैं भाई क्यूट लग रही होती है लोली तो। तभी लोली उससे कहती है ये बात तो सही है, वह मास्टर और स्टूडेंट है और दोनों के बीच में कई जनरेशन का डिफरेंट है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा जेलस महसूस होने में लगा हुआ है तो मुझे फ्यूचर में और भी मेहनत करनी पड़ेगी और उन दोनों को कल्टीवेशन में सरपास करना होगा। और तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो किसी चीज को देखकर शौक हो जाते हैं और जब वो अंदर कमरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कई ऐसी चीजें पड़ी हुई होती है जिसको देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। और मन में सोचते क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ पत्थर के बने हुए स्टैचू, लकड़ी के बने हुए स्टैचू नहीं है बल्कि पेंटिंग्स भी हैं। और मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज सामने जो रखी हुई है अंडे जैसे दिखने वाली जो हेयर पेन है वह 9 हेवनली कोल्ड प्रिजन आइस एम्पर हेयर पेन है और तो और एम्पर कंटेनिंग ट्रू फिनिक्स इंटेंट है। और जरा इस फॉक्स को देखो तो जरा, ये तो तूशान फॉक्स क्लैन की है ना। और तो और जो दायन डायनेस्टी की जो एम्परर सील है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि इससे पहले जो दायन डायनेस्टी उसने गोल्डन रॉक क्लैन को कैसे हराया और किसी को भी इस बारे में नहीं पता हुआ है पूरी दुनिया में। आखिरकार ये जो ग्रेट यान डायनेस्टी है उन्होंने उनके सामने डीमंस के साथ युद्ध कैसे जीता। बस उन्हें ये पता है कि एक आसमान में एक बड़ा सा बंदा आ गया और उसने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को घुमाया जिसके कारण वो पूरी आर्मी खत्म हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मैटर इस बंदे से रिलेटेड है? और तभी जो जियांग चैन होता है वो ग्रैंडफादर को बुलाता है और वो देखकर कभी शौक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या घूर रहे हो। और तभी जियांग चैन को हमें दिखाया जाता है जियांग चैन बस उसे घूरे जा रहा है। और तभी जियांग चैन उससे क्या लगता है कि अब आप यहाँ से जाने नहीं वाले क्या, यहीं बसने का रहा था आपका। और जैसे ग्रैंडफादर ये सुनता है कि इसे मुझसे जाने की बात पूछने में लगा होता है, ये सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है तुम बिल्कुल सही हो, मैं अभी जाता हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। तभी जियांग चैन उससे क्या लगता है कि तुमने अपनी बीमारी को ठीक करने के बारे में सोचा है। तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं मैंने इसके बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं है बल्कि मैं इस दुनिया की सारी मेथड को मैंने इस्तेमाल कर लिया है लेकिन कोई मेथड कुछ भी किसी प्रकार से काम नहीं आ रही है। और जब मैं जवान था उस समय पर मैं कुंग युनजी बहुत ज्यादा पावरफुल था और मेरी रेपुटेशन पूरी की पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में थी और उस समय पर मेरी जो बॉडी थी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह काफी ज्यादा दमदार और काफी ज्यादा हैंडसम थी। और ऐसा भी कहा जाता था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और अनरिवल था पूरी पूरी दुनिया में। बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक समय भी ऐसा आएगा जब एक छोटी सी इंजरी जो कि मेरे केयरलेस के कारण हो गई थी कई सालों पहले वो मेरे पावर ओरिजिन को इस तरीके से हर्ट कर देगी। लेकिन कुंग युन हॉलीलैंड के एंसेस्टर होने के नाते मैं बस वहाँ पर सिर्फ बैठा ही नहीं रहा और अपनी मौत का इंतजार नहीं करते रहा। मैंने अपनी इस बीमारी को ठीक करने के लिए कई सालों तक कई तरीके अपनाए और सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया पूरे हॉलीलैंड का और कई सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया, कई सारे सूप और कई सारे इमोर्टल पिल्स का भी इस्तेमाल किया और अपनी लाइफ को
प्रोलॉन्ग कर लिया और मैं इसका इस्तेमाल करते करते थक चुका हूँ, लेकिन अब उनका भी इस्तेमाल नहीं होता और धीरे धीरे करके मेरी लाइफ फोर्स खत्म होती जा रही है और मैं कई सालों से डेस्परेट था। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, तो बस मैं अपनी लाइफ में बस एक आखिरी चीज करना चाहता हूँ। हॉलीलैंड के साथ मैंने एक वादा किया था फाइट करने के लिए और मैं उस फाइट को करने के बाद अपनी तानताई युल्लान को कल्टीवेट करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं है मेरे लाइफ का गोल। और बात करें दूसरी चीजों की, तो उस बारे में मैंने पहले ही छोड़ दिया है सब कुछ। मैं जिंदा रहना चालू रखूंगा जब तक मेरी पूरी लाइफ फोर्स खत्म नहीं हो जाती, लेकिन यही मेरी किस्मत है, तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये बात सुनने के बाद जो जियांग चेन होता है वो उससे लगता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में इस तरीके से कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि साफ था कि तुम्हारी जो पास्ट मेथड थी तुमने भी इस्तेमाल की थी वो सब गलत थी। सिंपल सी बात है यार, तुमको ज्यादा ही कहने में लगी हो, तुम्हारी लाइफ अभी बच सकती है। ये चिल मार के कहता है और ये बात सुनने के बाद भाई वो कभी शौक हो जाता है। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो अगर तुम्हें कोई ढंग की मेथड और अच्छी मेथड दी जाए जो कि सही हो, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकती है। और जब जैसे ये बात सुनता है क्या सॉल्व हो सकती है, तो वापस होश में आ जाता है, हड्डी सिंह से बिल्कुल नॉर्मल बंदा बन जाता है बुड्ढा। और सुनते हो शौक होते हो उससे क्या लगता है क्या अभी तुमने मुझसे क्या कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी जो इंजरी वो ठीक हो सकती है। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतने ज्यादा एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारी बॉडी काफी तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी काफी तो अच्छे शेप में हो। मेडिसिन में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे एक्सरसाइज करने के तरीके में है। आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ एक बात आया, क्या तुम विल के बारे में जानते हो, इच्छा शक्ति के बारे में। ये बात सुनने के बाद वो तो शौक हो जाता है। और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो दूसरी तरफ ये बात सुनने के बाद मन में सोचते क्या लगते हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सपर्ट मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ओरिजिन है वो इंजर्ड हो चुका है और मेरी जो लाइफ स्पैन में धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। दूसरे हफ्ते में कहा जाए मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, यहाँ तक कि मैंने कई सारी लाइफ फोर्स बढ़ाने वाली लॉन्गेटिविटी पिल भी इस्तेमाल कर रखी है, अब वो भी यूजलेस है मेरे लिए। यहाँ तक कि इन एक्सरसाइज की और विलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उस जियांग चेन से क्या लगता है शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये मेथड मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाली। तभी जियांग चेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में कहने लगता है अगर मैंने कहा ये काम करता है तो ये काम करता है। ये बात सुनने के बाद भी भाई आवाज में जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कभी डर जाते हैं। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है बात इस पर डिपेंड करती है कि आखिरकार तुम्हें ये मेथड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें ये इस बात पे ये चीज करने के लिए फोर्स नहीं करने वाला। और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो घबराने लगते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं और उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है अब तुम कह ही रहे हो तो मैं ये ट्राई करना चाहूंगा। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है तुमने बिल्कुल अच्छा सही डिसीजन लिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए समथिंग मतलब बहुत अच्छा सुटेबल चीज है, जरा 1 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। और तभी ग्रैंडफादर मन में सोचते क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचना अभी भी बंद नहीं किया है, जिंदा रहने की आशा अभी भी मेरे मन में बची हुई है, या फिर ये इस अपॉर्चुनिटी को मैं सीज करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मेरी जो लॉन्गेटिविटी पेड़ से अब उसे और भी तक कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, जब तक एक नया पेड़ ना उगाए तब तक। और इसका मतलब तो ये होगा कि सेकंड लाइफ मिल जाएगी मुझे अगर ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन एंशिएंट टाइम से ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। खैर भूल जाओ, चलो ट्राई करते हैं आखिरकार ये जियांग चेन करना क्या चाहता है। तभी जो जियांग चेन उसके पास एक बुक लेकर आता है, उससे क्या लगता है मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें यहाँ पर इंतजार करवाया, और एक बुक उसके सामने रख देता है। उससे क्या लगता है तुम आप इस बुक को जरा देखी थे जरा। और जैसे ही उस बुक को देखता है तो उसकी जो विटलिटी होती है मतलब वेटिलिटी होती है वो धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वो कहीं शौक से भर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं इसको देखने के बाद। और उससे क्या लगता है इतनी ज्यादा मात्रा में वेटिलिटी, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने तो बस इसके कवर के पेज के कुछ वर्ड्स देखे हैं और मेरी वेटिलिटी बढ़ती जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है भाई। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है कि ये वह चीज है जो मैंने कुछ समय पहले लिख दी थी जब मैं बोरिंग हो रहा था, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था, तब मैंने ये बुक लिखी थी और मेरे कई सारे एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन पाथ में, मतलब मेडिसिन के तौर पर। आप इसे ओपन कर देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आखिरकार करना क्या है इसका। और जैसे जैसे ही वो बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है ग्रैंडफादर, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं उस बुक को खोलता है और कह लगता है चलो देखते हैं अगर क्या होता है। और जैसे ही वो उस बुक को खोलता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, आई मीन विटलिटी एनर्जी रिलीज होती है। और जियांग चेन उससे क्या लगता है जब तक मेरी इन इंस्ट्रक्शन को तुम फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम पक्का ठीक हो जाओगे। एब्सोल्युटली राइट कंडीशन है ये सारी की सारी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद तुम पूरी की पूरी तरीके से बदल जाओ, तुम्हारा जो सपना है और ज्यादा लंबा जिंदगी जिंदा रहने का वो भी शायद पूरा हो जाएगा और कोई परेशानी वाली बात नहीं आने वाली। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम इस कॉपी के फर्स्ट पेज पर ज्यादा फोकस तो करो। ये मेरे द्वारा कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज है जो कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, मेरी लाइफ की प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा बनाई गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सरसाइज को पूरा हर दिन प्रैक्टिस करो और तुम्हारी कंडीशन के लिए काफी ज्यादा बेटर है। और तब जो दद्दू होते हैं देख लेते हैं तो वो मन में सोचते हैं, कभी घबराए लगते हैं और कह लगते हैं ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एंडलेस रिच वेटिलिटी मेरे अंदर घुसती जा रही है हेवन एंड अर्थ के बीच की। और इसके फर्स्ट पेज के अंदर जो मोमेंटम बनी हुई है वो काफी ज्यादा भयानक है और काफी ज्यादा पावरफुल है और हेवन एंड अर्थ के जो प्रिंसिपल है इसमें लिखे हुए हैं और मैंने बस इसके एक झलक देखी हुई है और मुझे इसके बदले में काफी रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। और तो और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रिकैप्शन है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है।
सीधे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस एक्सरसाइज को फॉलो करता हूँ तो मेरी फिजिकल कंडीशन है उसे आधी साल भी नहीं लगने वाली है ठीक होने में, 1 साल में ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और मेरे लिए सेकंड लाइफ जीना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तभी जैक उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो, इसको पढ़ने के बारे में, क्या मैं सही था? मुझे इन बुक्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। तभी हमें दिखाया जो दद्दू होते हैं वो अचानक से अपनी जवानी के सोर्स में आ जाते हैं, आई मीन जवानी की बॉडी में आ जाते हैं और वो भी कभी हैंडसम बन जाते हैं और उससे क्या लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा सीनियर, ये तो वाकई में वही चीज है कि मेरी प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकती है। और जब जैंगचन इसके इस लुक को देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है, भाई तुम कौन हो? वहां पर वो दद्दू कहाँ गए जो अभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मेरी बुक को खोल कर देख रहे थे, तुम कब और कहाँ और कैसे आ गए? समझ में ना आया मुझे। और तभी वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो क्या लगता है, ये बुक तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वो जैसे ही फिर से बुक को खोलता है वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में अपनी जवानी की फॉर्म में आ जाता है और क्या लगता है, मैं वापस से इसको 2 बार रीड करता हूँ और वापस से बुढ़ा हो जाता है इसको जैसे बंद करता है। और भाई साहब ये सब सीन देखते हैं वापस से हमारा जैंगचन को तो शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है, ये सब देखते हैं जो हमारे सीनियर है जो वेंटेबल सल है वो वाकई में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और मुझे इस बुक को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा था। और तभी जो बुढ़ा होता है वो उससे पूछने लगता है, क्या तुमने इस बुक को लिखा हुआ है? और ये बुक तो वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं इतनी ज़्यादा कीमती इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ? जो भी तुम कहते हो वो और तुम जो करते हो वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। तभी जैंगचन उससे क्या लगता है, कोई बात नहीं, तुम इस बुक को रख सकते हो वैसे ही, आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट के फैमिली की पार्ट जो हो और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की बुक तुम्हें देना गिफ्ट के तौर पर। और ये बात सुनने के बाद दद्दू को तो शौक हो जाते हैं और कभी लट्टू हो जाते हैं और उससे क्या लगता है, जरा इस एक्सपर्ट को देखो तो जरा, इनकी जो कल्टीवेशन है वो कोई बहुत अनफेथेबल नहीं है, बल्कि में इनकी जो रियलमी में बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। और अगर इस बुक को दुनिया के बाहर शो कर दिया तो इस बुक को पाने के लिए कल्टीवेटर्स के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा और पूरी की पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी और इस बुक को हासिल करने के लिए कोई बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार है। आखिरकार ये बंदा है कौन? ये तो वाकई में एक ट्रूली पीयरलेस एक्सपर्ट है और ये बुक वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और इस तरह की कीमती बुक को ये आसानी से निकाल कर कहीं से भी लेकर आ चुके हैं, लेकिन मैं फ्री में इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी एक टोकन टाइप का निकालता है और उसे देते हुए मन में सोचते क्या लगता है, अब मुझे इसके बदले में कुछ तो पे करना ही पड़ेगा और ऐसी चीज को मैं फ्री में नहीं ले सकता और अगर ऐसी बात है तो मैं इस टोकन का इस्तेमाल करूंगा। और उससे क्या लगता है, मैं कुंग जुनजी हजारों सालों से इस दुनिया में जिंदा रहता आ रहा हूँ और मैंने हर तरीके की चीज देखी हुई है और मुझे हर चीज की नॉलेज है और अगर तुम सच में ये बुक मुझे देना चाहते हो तो मुझे इसके बदले में तुम्हें एक चीज देना चाहूंगा एक्सचेंज के तौर पर, क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगी? और तभी हमें उस टोकन के बारे में बताया जाता है कि ये टोकन है वो पर्सनली क्विंग हॉली लैंड के एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया है और ये पूरी की पूरी दुनिया में अकेला इकलौता मौजूद है। और इस टोकन का इस्तेमाल करने के बाद जो क्विंग हॉली लैंड है उसकी 3 इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा बिना किसी कंडीशन के। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी इस ऑर्डर को मतलब जिस इस टोकन को हाथ में रखेगा उनके सामने पूरे के पूरे क्विंग हॉली लैंड को झुकना पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है कि जो जियांगचन है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और जियांगचन इस टोकन को देखने के बाद कभी तो गुस्सा हो रहा होता है और उससे क्या लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और मन में सोचते क्या लगता है, ना ही तो ये गोल्ड है ना ही सिल्वर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे पैसों के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है। खैर अभी के लिए इतना ही। उस टोकन को लेने के बाद जियांगचन उस टोकन को कैजुअली एक बुक शेल्फ पर डाल देते हैं जहाँ पर इसके कई सारे खजाने रखे हुए होते हैं। और जब कुंग जुनजी ये सब देखने में लगा हुआ होता है दद्दू तो वो कभी शौक हो जाते हैं और इस समय पर कुंग जुनजी जो चाहता है वो चाहता है इस बुक को कल्टीवेट करना और इसको पढ़ना, रीड करना और अपने आप को हेल्दी बना लेना। तभी वो यहाँ पर योलन आ जाती है, वो ग्रैंडपा से पूछ लगती है, ग्रैंडपा आपको अभी अभी मास्टर के द्वारा इन्वाइट किया गया था, क्या कोई परेशानी है? तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो उससे लगता है तुम्हारा ग्रैंडपा यहाँ पर अब मरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो उछलते कूदते वहां से चला जाता है और युलन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ हमें असेंशन इमोर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, कोई छींकने में लगा है बहुत ज्यादा। और तभी हमें इवनिंग टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांगचन बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के सामने एक नया कैबिन बन चुका है और इसके बारे में जियांगचन ने ज्यादा सोचा नहीं है और उसने वापस से अपने खाना बनाने की तैयारी चालू कर दी और ये सब कुछ एक नेचुरली फ्लो के साथ चलने में लगा हुआ है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है यह लिटिल फॉक्स जो कि अभी अभी अपनी नींद से जागी हुई है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो सरप्राइज होते कहने लगती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर एक और बुढ़ा आदमी और एक यंग लड़की आ चुकी है और ये दोनों के दोनों काफी पावरफुल है। और तब ये जियांगचन होते हैं वो उन दोनों को अपने लिए साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वे दोनों के दोनों उसके साथ खाना खाने के लिए मना कर देते हैं। तभी जियांगचन उससे कहने लगता है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि आप मेरे साथ नहीं खा रहे हो। और जो फॉक्स होती है बारे में सोचते कह रही होती है, मैं बस थोड़ी समय के लिए यहाँ पर सोई थी और देखो तो यहाँ पर क्या सब हो गया है। और तब ये जियांगचन होता है उसे कुछ खिलाने लगता है, पिलाने लगता है और उसकी इसी तरह की आंखें देखता है कि उसकी आंखें होती बहुत ज्यादा तिरछी होती है और मन में सोचते क्या लगता है, आखिरकार इस लिटिल फॉक्स की जो आंखें हैं वो इस तरह की क्यों हो रखी है। तभी जो फॉक्स होती है मन में सोचते क्या लगती है, खैर इस तरह में भूल जा, अभी मेरा खाने का समय है और अब जबकि मेरी 7 टेल्स यहाँ पर आ चुकी है, जब तक मैं यहाँ पर इस तरीके से खाना खाते हुए कंटिन्यू रखती हूँ तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला मेरी डिवाइन पल्स को रिकवर होने में। और वहाँ पर कुछ लोग उस मील को खाने के बाद क्या लगता है, ये तो फर्क पूरा का पूरा खाना विटली से भरा हुआ है और कभी तक शौक होते हैं, सरप्राइज होते हैं। और तभी हमें कुछ दिन का शेड्यूल बताया जाता है, यहाँ पर जो जियांगचन होता है वो
जूलिंग के बीमारी का इलाज करने में लगा हुआ है एक्यूपंक्चर मेथड के साथ। और जैसे जैसे इसकी प्रोसेस एक्यूपंक्चर के साथ चलती जा रही है वैसे ही जूलिन की प्रोसेस धीरे धीरे करके ठीक होती जा रही है। और हेवनली जिन सेवरिंग मर्डेंस है उसकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। और बाकी के खाली समय पर जो जियांग चेन है वो यूलिन को जितार म्यूजिक थ्योरी के बारे में सिखाने में लगा हुआ है और म्यूजिक के बारे में गाइड करने में लगा हुआ है। और जब भी युलिन को कुछ भी म्यूजिक के थ्योरी के बारे में समझ में नहीं आ रहा होता है या फिर गलत बजा रही होती है तो जो जियांग चेन है वह वहाँ पर आता है, उसे समझा देता है कम्प्लीटली। और युलिन इस जगह पर आने के बाद ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि वह किसी हेवन में आ गई हो। और दूसरी तरफ जो बाकी थोड़ा बहुत समय बचता है उस समय पर जियांग चेन है वो कुन युनजी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब दे देता है और उसके हेल्थ और वेलनेस के बारे में समझा देता है। हमें पता है कि जियांग चेन की जो लाइफ है वो काफी बिजी होती जा रही है लेकिन काफी इंजॉयबल भी होती जा रही है उसकी लाइफ। और इस समय के दौरान हमें बताया जाता है कि जो युलिन और जूलिन है वह दोनों के दोनों एक दूसरे को जानना भी काफी ज्यादा जाने लगे हैं और वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं एक दूसरे के। स्टार्टर से वह कभी भी एक दूसरे को नहीं जाना करते थे लेकिन अब हमें पता चलता है कि वह दोनों के दोनों किसी सोलमेट से कम नहीं है। और भाई दोनों की दोनों एक लोली एक आकी गोली कदई बवाल मचाने वाली है बोली बोली। और बात करें अंकल यान और कुन युनजी के तो वो दोनों के दोनों आपस में दारू पीते हुए मजे करते रहते हैं। और वाकई में ये बात तो सच है कि अपनी लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है भले कोई सोलमेट ना मिले अपनी लाइफ में। और इतनी ज्यादा शांति भरे दिन इसके जो लाइफ के इन चारों के चारों लाइफ के चल रहे होते हैं जिसके कारण इनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई होती है। और उन्होंने उस समय के बारे में भी याद करते हुए बात करने लगे थे जब वे कल्टीवेट किया करते थे और इमोर्टल बनना चाहते थे। और वो अब बात कर रहे हैं कि आखिरकार वह क्यों फाइट करें, क्यों दूसरों को मारे इस बात के लिए। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो युलिन होती है और जो जूलिन होती है वो आपस में कह रही होती है सिस्टर इसे ट्राई करो तुम करते रहो। और जैसे जैसे इस तरीके से करते हुए समय गुजरता जाता है और उनके ब्यूटीफुल डेज इस तरीके से चलते जाते हैं तब एक समय तक जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो फॉक्स एम्पर होता है वो वहाँ पर आ चुका है और इस वक्त वह काफी तो गुस्से में है और बवंडर खड़े हो गए होते हैं आसमानों में। तो और वो उस जगह पर आ चुका है जहाँ पर जियांग चेन का घर होता है। उस जगह देखने के बाद कहने लगता है अच्छा तो यह है वह जगह जहाँ पर मेरी बेटी को कैद कर रखा गया है उस बंदे के द्वारा। तभी अचानक से जैसे ही वो अपने फॉक्स एम्पर रोरा को रिलीज कर रहा होता है तो कुन युनजी होता है वो उसको नोटिस कर लेता है और वो दोनों के दोनों नोटिस कर लेते हैं क्योंकि दोनों कल्टीवेटर होते हैं। और वो कहने लगते हैं लगता है कि यहाँ पर कोई गेस्ट आया हुआ है। और तो और गेस्ट की इस एनर्जी को महसूस करने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा गेस्ट नहीं है। और जियांग चेन को दिखाया जाता है जियांग चेन अपने कमरे में आराम से सोने में लगा हुआ है लंच ब्रेक में। तभी जो अंकल लान होते हैं वो उससे कहने लगते हैं आखिरकार अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। हमारे सीनियर है अभी भी सोने में लगे हुए हैं जूलिन उससे ये कहती है। और तभी हमें जियांग चेन के बताया जाता है कि जियांग चेन जब भी स्टॉल लगाने के लिए टाउन में नहीं जाता है उसके बाद वे हर दिन 2 घंटे की नींद लेता है। और तभी वे तीनों के तीनों कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं हम हमारे सीनियर की नींद को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी जो कुन युनजी होता है वो ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और उससे कहने लगते हैं मैं जाकर उससे मिलता हूँ और देख कर आता हूँ कि आखिरकार इसके इरादे क्या है यहाँ पर आने के। और भाई जो युलिन होती है वो कभी बवाल दिख रही होती है, बवाल से भी कमाल दिख रही होती है। और वो दिखते हुए उससे कहने लगती है जो हमारे एंसेस्टर है वो एक्शन लेने वाले हैं तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जूलिन होती है वो यूलिन से कहने लगी होती है तो मैं यहाँ पर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ होने में लगा हुआ है वो सीनियर की इच्छा से होने में लगा हुआ है। भले ही वो जो बंदा है जो एम्पर है वो काफी तो पावरफुल है। यहाँ पर कोई भी पावरफुल एग्जिस्टेंस यहाँ पर आ जाए तो वो इसके बैरियर को तोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकती। तभी जो अंकल लान होते हैं वो कहने लगते हैं अगर सीनियर की नींद यहाँ पर टूट गई तो हमें भी नहीं पता कि आखिरकार सीनियर क्या करने वाले हैं। ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि आखिरकार इस चीज को कौन झेलेगा इसके गुस्से को अगर वह जाग गए तो। और दूसरी तरफ हमें उस लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि आराम से चिल मारकर सोने में लगी हुई होती है और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने फादर के ऑरा को महसूस करती है इसीलिए। और दूसरी तरफ हमें फॉक्स एम्पर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी तो गुस्से में है और अपने ऑरा को लगातार रिलीज किए जा रहा है। आसपास का जो इलाका होता है उसे तबाह करे जा रहा है अपनी एनर्जी से। भाई बाप का राजा क्या यहाँ पर आ गया तबाह करने के लिए। और जैसे जमीन पर आता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और तभी वहाँ पर सामने देखता है तो वहाँ पर एक और कुछ टेलीपोर्ट होते हुए आने लगता है। हमें पता चलता है कोई और नहीं बल्कि मुझे ग्रैंडपा होता है कुन युनजी। और जो फॉक्स एम्पर होता है ये देखकर कभी शॉक हो जाता है और कह लगता है कुन युनजी तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तभी जो ग्रैंडपा कुन युनजी होती है वो उससे कह लगता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा जल्दी से जल्दी चले जाओ यहाँ से लौट कर और इस इलाके कभी भी नजदीक नजर भी मत आना वरना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। तभी जो फॉक्स एम्पर होता है वो कुन युनजी से कह लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ मुझे उस मॉडल के साथ कुछ काम है। भले तुम कुन हॉलीलैंड के एंसेस्टर हो लेकिन तुम मेरी डॉटर को बचाने के लिए मुझे रोक नहीं सकते इस काम को करने से। ये बात सुनने के बाद कुन युनजी से क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर अपनी डॉटर को बचाने के लिए आए हुए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। चलो मुझे तुम्हें बताने दो कि यहाँ पर अभी भी ये लेट नहीं हुआ है कि तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी से। और जिस पर्सन को तुम अभी ढूंढने में लगे हुए हो तुम उससे बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकते पीट नहीं सकते। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ से दूर रखो और उनकी स्लीप को डिस्टर्ब करना बंद करो और उसके बाद हम इसके बारे में सोच सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं।
तूशान फॉक्स क्लैन के फॉक्स एम्परर। यह बात सुनने के बाद फॉक्स एम्परर को और भी तो गुस्सा आने लगता है और क्या लगता है, तुम कहना चाहते हो कि मैं उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसकी नींद को परेशान कर रहा हूँ। और वो कतई भड़क जाता है और भाई अपने ही ख्याली पुलाव चलाने सोचने लगता है किस तरीके से इसके क्या कहने का मतलब है। और ऐसा सोचने में लगा हुआ है इसकी स्लीप के कहने का मतलब है कि इसकी डॉटर के साथ जो मॉडल है वो मजे मारने में लगा हुआ है। समझ रहे हो इस मजे का मतलब है टपा टप टपा टप। और सोने लगता है ये मेरी डॉटर के साथ सोने में लगा हुआ है, ये सोच रहा है ये बंदा। अभी तो भाई क्या भरा है इनके दिमाग में, भाई ये सब चलता रहता है क्या। और ये सोचते सोचते वो और भड़क पड़ता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास करने में लगे हो मेरे सामने कुंयुंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की मेरी डॉटर को बचाने से। और वो कतई भड़क पड़ता है और कुंयुंजी पर अटैक करने पड़ता है, लेकिन कुंयुंजी भी कहाँ हार मानने वाला और वो भी बिना डरे उसके डट के सामने खड़ा होता है उसके। और जैसे ही फॉक्स एम्परर उस पर अटैक करता है तो वो पीछे की तरफ जाता है डॉज करने के लिए उसके अटैक को। और फॉक्स एम्परर इसको देखते हुए कहने लगते हैं, बस कुंयुंजी बस इतना ही दम है, मुझे लगा था यहाँ पर कुछ कर पाएगा ये। लेकिन कुंयुंजी होता है जब जैसे ही मतलब उस पर अटैक करता है ना फॉक्स एम्परर, तो वो भी भड़क जाता है। भाई साहब जलवे दिखाने का समय आ चुका है और वो अपनी वही फर्टिलिटी वाली बुक निकाल देता है जो कि जियांग चेन के द्वारा इसे दी गई थी। और जैसे ही वो उस बुक को निकालता है और वो खोलता है तो वहां पर एक धुआं धुआं कर धमाका होता है और फॉक्स एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा होता है। और भाई जो कुंयुंजी होता है वो हैंडसम बॉडी में बदल जाता है और भाई कतई कूल दिख रहा होता है इस वक्त कुंयुंजी तो। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है बिडू। और भाई उसके मुंह से कतई हंसी निकल जाती है, भाई हमारे व्यूअर्स की भी निकल गई। और कहने लगता अब तुम कहाँ से हो भाई, अभी तो मैं कुंयुंजी से फाइट कर रहा था, तुम कौन हो। और वो अचानक से उस बुक को नोटिस करता है तो पता चलता है कि कुंयुंजी की पावर है उस बुक से आने में लगी हुई है। और उसको देखकर कहने लगता है आखिरकार ये बुक है क्या। और कुंयुंजी भी अपना रोरा को रिलीज करना चालू कर देता है जो कि काफी भयानक था। और लेकिन फॉक्स एम्परर यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहने लगता है चलो ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम आखिरकार कितने समय तक मेरे अटैक को रोक सकते हो। और उससे कहने लगता है चलो देखते हैं। और वापस से उस पर अटैक करते हो कहने लगता है चलो मेरे इस अटैक को झेल कर बताओ। और तभी वहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फाइट करने लगते हैं और आसमान में ऐसे पटाखे ऐसे फूट रहे होते हैं, धमाके ऐसे हो रहे होते हैं जैसे कि 7th राउंड का पटाखा फूट गया हो। और भाई जोरों जोरों से धमाके हो रहे होते हैं जैसे कि मिसाइल छोड़ दी हो किसी ने। और इस तरीके से धमाके होते दोनों के दोनों बुरी तरीके से फाइट करना चालू कर देते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। और जैसे जैसे फाइट करते जाते हैं दोस्तों वैसे वैसे उनकी एनर्जी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। लेकिन गाइस जो फॉक्स एम्परर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है इस वक्त कि उसकी डॉटर के साथ टपाटप चलने में लगा हुआ है। और तभी जो कुंयुंजी होता है वो फॉक्स एम्परर से कहने लगता है, हे फॉक्स एम्परर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि तुम मेरी एडवाइस को सुन लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा। जो इस वक्त मेरे पीछे आराम करने में लगा हुआ जो बंदा वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि सेकुलेशन में यहाँ पर रहने में लगा है। लेकिन फॉक्स एम्परर उसकी कोई बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। और तभी कुंयुंजी से क्या लगता है अगर तुमने उस सीनियर को यहाँ पर परेशान कर दिया और उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जब गुस्सा दिला दिया तो सिर्फ तुम्हारी डॉटर के नहीं बल्कि मैं तुम्हें भी बुरी तरीके से पनिश करेगा। ये बात सुनने के बाद फॉक्स एम्परर की और सड़क जाती है, वो और गुस्से में आ जाता है और उससे लगता है अच्छा हमको सिखा रहा है। और वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी कुंयुंजी इसको इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद कहने लगता है अच्छा तो तुम अभी मेरी बात को नहीं सुनना चाहते हो तो मैं इस मैटर को और ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम सीनियर की नींद को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते यहाँ पर। और कहने लगता है जरा देखो तो जरा कितने ज़्यादा खुद पर प्राउड है और वॉर मतलब लड़ाई कर रहा है, इसे कितने ज़्यादा पसंद है लिटिल क्यूटी। और तभी भी अपने वॉर आर्मर का इस्तेमाल करने लगता है और उससे क्या लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अब मुझे यही टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस बंदे से निपटने के लिए। और जब वह अपने हॉली आर्मर को रिलीज करता है ना तो वो कतई भयानक लग रहा होता है और कतई डेंजरस, भाई कितना सॉलिड है भाई। और तभी अपनी फुल पावर रिलीज करने के बाद उस फॉक्स एम्परर पर टूट जाता है। यहाँ पर जो जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर शॉक हो गए होते हैं अगर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर इतनी भयानक फाइट चल रही होती है दो एंसेस्टर के, दो इमोर्टल्स के बीच में, और इस बंदे ने अपने आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। अच्छा तो अब समझ में आया, तो ये है ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे की पावर। तो ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर इतने ज्यादा बवंडर खड़े कर सकता है। अच्छा ऐसी बात है, तो हमको सिखा रहा है, चलो देखते हैं आखिरकार तुम कितने समय तक मेरे साथ टिक सकते हो। तभी हमें तुषार इमॉर्टल फॉक्स क्लैन का जो एम्परर होता है वह भी अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है और वो कुंयुंजी पर अटैक करने लगता है। और तभी जो कुंयुंजी होता है वह अपनी स्काई फिंगर का इस्तेमाल करने लगता है और दोनों के दोनों हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते, दोनों के दोनों फाइट को एंजॉय करने में लगे हुए हैं भरपूर। और तभी जैसे जैसे ही वो दोनों के दोनों अपने सब फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही उन दोनों के फाइनल मूव आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और जोरदार धमाका होने के कारण वहाँ पर उस एरिया में एक ऐसा वर्महोल बन जाता है ना जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और तभी जूलिन होती हुई देखने के बाद कभी शौक हो जाती है और उससे लगती है ये तो वाकई में नॉनसेंस है भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये वाकई में कुंयुन एंसेस्टर की रियल स्ट्रेंथ है। और तभी युल्लान होती है वो अपने ग्रैंडपा की चिंता करते हुए लगती है जो मेरे ग्रैंडपा है वो वाकई में अपने इमोर्टल ब्लड को बर्न करने में लगे हुए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, मैं अपने ग्रैंडपा के लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। तभी जूलिन होती है वो युल्लान के पास आती है और उससे क्या लगती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है,
हमारे सीनियर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब उसकी याद आ गई इन दोनों को इस तरीके से देखने के बाद, तो समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। और जो यूलिन होती है वो उससे कह लगती है कि अभी भी हमारे पास हमारे सीनियर है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और यूलिन भी ये बात सुनने के बाद शांत हो जाती है, उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी हमारे सीनियर यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दोनों की फाइट इतनी ज्यादा भयानक होती है कि जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए होते हैं उनके धमाके से। तभी जो फॉक्सलैंड का एम्परर होता है उससे क्या लगता है, भले ही तुमने यहाँ पर अपने इमोर्टल ब्लड को बढ़ने किया है अपनी पावर हासिल करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले। अगर ऐसा ही चलता रहा ज्यादा समय तक तो तुम यहाँ पर पक्का मुझसे हारे जाओगे और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट बचता है उसके बाद, वह है तुम्हारी डेथ। और तुम्हारी डेथ को यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता अगर तुम ऐसे ही चलता रहा तुम्हारे साथ तो। और तभी हमें दिखाया जाता है कुंग युनजी को। ये बात सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और उससे क्या लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, तुम जा सकते हो आगे, जा जाओ, अब मुझे कोई घंटा नहीं पड़ने वाला। और तुम मुझसे बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें वॉर नहीं किया। और फॉक्स एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उससे क्या लगता है, क्या तुमने सच में गिवन कर दिया और तुम मुझसे हार मान गए और तुम मुझसे अब लड़ने नहीं चाहते। मैं तो यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रीसियस 9 टेल्ड फॉक्स क्लॉथ अपने साथ लेकर जो आया था उसका अब तक मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर बचाऊं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा वो मॉडल मेरी डॉटर के साथ टपाटप। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मुड़कर वहां से जाने लगता है और वो जैसे ही उसकी कोर्टयार्ड में अपना पैर रखता है तो जो फॉक्स एम्परर है उसकी जो एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी सारी सारी वहां से गायब होना चालू हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है। और वो कहते कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज। और हमें दिखाया जाता है जो फॉक्स एम्परर होता है उसके साथ कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। और चिल्लाते चिल्लाते हमें दिखाया जाता है जो फॉक्स एम्परर होता है वो एक फॉक्स में बदल जाता है और उसकी सारी की सारी पावर, सारा कल्टिवेशन गायब हो जाता है और वो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है ये सब। तभी जैसे ही वो फॉक्स में कन्वर्ट होता है तो पीछे से आ जाता है वहाँ पर कुंग युनजी और वो हंसते हंसते क्या लगता है, मजा आया ना भिड़ू, मैंने कहा था पहले ही कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। एनिमल्स क्लोज फ्रेंड होते हैं इंसानियत के और एनिमल्स वह पार्टनर है, मतलब ह्यूमन वह पार्टनर है एनिमल्स के लिए जो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे। और ह्यूमंस भी इवॉल्व होते हैं और इवॉल्व होते होते उनकी इंटेलिजेंट बढ़ती गई थी और तो और एनिमल से ही चिंपांजी से ह्यूमन जनरेशन पैदा हुई है और उनके एंसेस्टर चिंपांजी तो थे और ये सब ख्याल पकड़ने लगते हैं इसके दिमाग में। और जब कुंग युनजी जब इसे देखता है फॉक्स के रूप में तब वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पकड़ते उससे क्या लगता है, कितना क्यूट है भाई एम्परर तू, फॉक्स एम्परर भाई तू कितना औसम है। और भाई उसकी कुछ कुछ करने लगता है। और भाई इस बात पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भूल जाओ यार, क्या ही बताओ, मैं इतने मजे आ रहे हैं ना भाई, दिल से अच्छा लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फॉक्स एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी ज्यादा हार्ड ट्राई करे अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने की, लेकिन वह उसके चंगुल से बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इसे ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है जैसे कि इसके कल्टीवेशन कभी भी हुआ ही नहीं था, जिससे कारण बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डर चुका है इस वक्त। और भाई जब कोई इंची करना क्या चाहता है तो उसके चेहरे को अपनी बड़ी लंबी लंबी जीभ से चाटने में लगा है। भाई साहब करना क्या चाहता है। तभी जो फॉक्स एम्परर होता है वो उसे पूरी लगता है कि मेरा पूरा कल्टीवेशन बेड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो चिल्लाना चालू कर देता है। और तभी कुंग युनजी के द्वारा दी गई जो वार्निंग थी वो एम्परर को याद आती है और जो भी उसने कहा था वह सब सच निकला। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जूलिन होती है और जो जुल्लान होते हैं वो सब देखने में लगे हुए होते हैं और उससे क्या लगते हैं, आखिरकार ये हैंडसम बंदा कौन है भाई, तुम्हें ये तो यही नहीं पता ये तुम्हारे एंसेस्टर है बबुआ, ये भाई कुंग युनजी है तुम्हारे एंसेस्टर जुल्लान, तुम्हारे गॉडफादर। और तभी हमें जो कुंग युनजी होता है वो फॉक्स एम्परर को घूरता है और उससे कह लगता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरी एडवाइस को सुना ही नहीं, लेकिन अब अपने आप को देखो तो जरा ऊपर देखो, ऊपर तुम्हें पता चल जाएगा। और जो फॉक्स एम्परर ऊपर जैसे ही देखता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और देखता है कि उसके पूरे घर के ऊपर पूरे एक बैरियर बना होता है जो कि उसकी सोल से बना है। और जब भी कुछ जो जूलिन होती है वो देखती है और उससे लगती है, सीनियर ये आपने किया है। और भाई यूलिन भी कुछ शौक हो जाती है, लाल पड़ जाता है उसका चेहरा। और तभी जो लिटिल फॉक्स होती है वो अचानक से जग जाती है और उससे लगती है ये सेंट ये और भाई साहब एकदम से घबराती है वहां से आने लगती है। तभी जो कुंग युनजी होता है वो उससे लगता है, फॉक्स एम्परर मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था इस बारे में, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जो हमारे सीनियर है वो तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बस तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हें बदल दिया है। और ये बात सुनने के बाद जो एम्परर होता है वो इतना शौक हो जाता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके आगे से गिली पीछे से पीली हो जाती है, दोस्तों के भाव है और कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है ये सब, आखिरकार ये किस तरह की एग्जिस्टेंस है। तभी जो कुंग युनजी होता है वो उसे एक्सप्लेन करता है, उससे लगता है ये ट्रू सुप्रीम बीइंग है और ऐसा भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये एंशिएंट सेंट लाइक एग्जिस्टेंस है। तभी जो फॉक्स एम्परर होता है इसकी बात सुनने के बाद क्या लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये वाकई में एंशिएंट सेंट होते तो आखिरकार इस छोटी सी जगह में यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों रह रहे हैं। और तभी वो बताता है कुंग युनजी की जो एंशिएंट सेंट है उनके पास हेवंस के अगेंस्ट में भी मेथड होती है और इमॉर्टल होने के अलावा भी उनके पास कई ऐसी ऑब्जेक्शन होती है जो करना चाहते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं और ये वह जगह जहाँ पर वे सर्कुलेशन में रहते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी जो फॉक्स एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए कुंग युनजी से क्या लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था,
तभी कुछ युनजी से क्या लगता है। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी सुनी नहीं थी और तुम अपने ही ख्यालों में ख्याली पुलाव बनाकर रखे हुए थे और बताते कि एंशिएंट टाइम में जो फॉक्स एम्परर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। फॉक्स एंसेस्टर थे वो कभी तो पावरफुल थे, लेकिन इसी कारण से जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं वो फॉक्स को पकड़ते थे और पेट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया करते थे स्ट्रॉन्ग लोग, और वह सभी के सभी लोग उन्हें पेट के तौर पर ट्रीट किया करते थे। और तभी रोना चला कर देता और उससे कह रखता कि मेरी डॉटर को यहाँ पर कैप्चर करने के लिए कैप्चर कर लिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि युनजी अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो कोई युनजी होता है वो उससे क्या लगता है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर जो फॉक्स होती है जो वो वहाँ पर आ जाती है और इस तरीके अपने फादर को देखती है और उसका शौक हो जाती है। और ये देखने के बाद जो एम्परर होता है वो शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता और वो क्या लगता है तुम और भाई दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं इमोशनल होते हुए। और वो एम्परर अपनी डॉटर से पूछ लगता है, हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया, जब तुम यहाँ पर रह रही थी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। और तभी जो फॉक्स होती है लिटिल फॉक्स वो बताने लगते हैं कि सीनियर है वो वाकई में मुझसे बहुत ज्यादा काइंड है और मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो जरा देखो तो जरा। और तभी वो अपनी सुपर पावर से दिखाने लगती है और तभी ये जूलिन होती है और ये यूलिन होती है वो मन में सोचते क्या लगता है ये मैं पहली बार सुन रही हूँ जब ये फॉक्स यहाँ पर बात करने में लगी हुई है। तभी जो फॉक्स एम्परर होता है वो उससे क्या लगता है क्या तुम वाकई में ठीक हो। यही फॉक्स उससे क्या लगती है फादर मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होगे, लेकिन जरा देखो तो जरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने ऑरा अपनी एनर्जी को अपने कल्टिवेशन को रिलीज करती है और जैसे वो रिलीज करती है तो ये देखने के बाद जो यूलिन होती है और जो जूलिन होती है वो कतई उस पर लट्टू हो जाते हैं। भाई एक पैट इतनी क्यूट पैट और भाई इतनी मुलायम मुलायम इसकी पूछ फर, भाई कौन लट्टू नहीं होगा इस पर। एक कैट को देखने के बाद लौंडी मतलब कोई लड़की लट्टू हो जाती है ना बिल्कुल वैसे ही। और वो उस फॉक्स को देखते हैं तो उसकी 7 टेल्स निकल आती हैं। ये एम्परर ये देखने के बाद कभी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है क्या तुम्हारी 7 टेल्स निकल आई है, तुम वाकई में 7 टेल्स में इवॉल्व हो गई हो। और चारों तरफ घूमते उससे क्या लगता है लेकिन तुम हमेशा से अपनी 6 टेल्स पर नहीं थी इससे पहले, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देती है। तभी एम्परर उससे क्या लगता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था और नहीं सुना है, और तुम कह रहे हो यहाँ पर कुछ अच्छा खाना मिलता है, उस खाने को कारण तुम इवॉल्व हो रही हो। और उसका दिमाग टोटली कंफ्यूज हो गया होता है और क्या लगता है तुम सीरियस हो, अगर मुझे इस तरीके का खाना मिल गया तो मैं छोड़ा मेरा पूरा क्लैन इवॉल्व हो जाएगा, और अगर हमारे क्लैन में इस तरीके का जीनियस मौजूद है तो हमारे टूशन फॉक्स क्लैन का जो राज है वो जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने समय में, और जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद पूरी दुनिया पर राज करेगा राज। और कभी सोचने लगता है लेकिन ये चांस है वो सीनियर के द्वारा मेरी डॉटर को दिया गया है और मेरे पूरी क्लैन इससे बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगी, मैं पूरी क्लैन को यहाँ पर नहीं ला सकता। और यहाँ पर मैं फालतू बकवास सुनते हुए गुस्से में यहाँ पर आ चुका और अपने सीनियर के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था। और हमारे पूरे क्लैन में यहाँ पर हमारे क्लैन में एक ऐसा बंदा भी मौजूद हो चुका है जिसकी ब्लड लाइन में 7 टेल्स है अब, जो कि मेरे लिए काफी है, और इससे ज्यादा अगर मैं चाहूंगा तो ये बहुत ज्यादा लालची बनना होगा। वह सीनियर मेरी डॉटर का ख्याल रखने में लगे हुए हैं, वो भी इस तरीके से। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं उन्होंने मेरी डॉटर को इवॉल्व करने में मदद की है और कितना ज्यादा काइंडनेस दिखाने में लगे हुए हैं वह। लेकिन मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पर फालतू में गुस्सा करते हुए यहाँ पर आ चुका हूँ, उनके इलाके में बब्बर मचाने में लगा हूँ और उनकी नींद को डिस्टर्ब करने में लगा था इस समय से। तभी जो लिटिल लोली होती है भाई में जो फॉक्स होती है वो कहने लगती है फादर जो सीनियर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जो फादर होता है उसका जो एम्परर होता है वो रोना चालू कर देता है, उससे क्या लगता है मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा रेकलेस था, लेकिन सीनियर के साथ तुम्हारा रहना तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, तुम्हारी डेस्टिनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होता है, तुम सीनियर के परमिशन के बिना इस जगह को छोड़कर नहीं जाओगी, और जितना पॉसिबल हो सके तो उनकी काइंडनेस का फ्यूचर में रीपे जरूर करना। और तभी युल्लान और जूलिन से क्या लगता है मैं तुम दोनों से भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी डॉटर है उसे तुम्हारी केयर की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज इसका ख्याल रखना। भाई क्या गुब्बारे हैं मियां। और एम्परर कहने लगता है अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा करती है, गलत काम करती है, सीनियर को परेशान करती है तो इसे अच्छा सबक सिखाना। और वो दोनों के दोनों कहने लगते हैं आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं सीनियर एम्परर। तभी जो फॉक्स होती है वो उससे क्या लगती है फादर आप जाकर सीनियर से मिल सकते हो, वह वहाँ बहुत जेंटल है, वह आपको ब्लेम नहीं करेंगे इस बात के लिए। तभी जो एम्परर होता है उससे क्या लगता है मैं अंदर नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर जो सीनियर है वो मेरी फ्रैंकनेस को यहाँ पर मुझे माफ तो कर दिया है, यही मेरे लिए काफी है, अगर मैं अंदर गया और वो मुझसे नाराज हो गए तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी तरीके से अपनी डॉटर के साथ बात करने के बाद जो फॉक्स एम्परर होता है वह वहां से चला जाता है। और तभी फॉक्स उससे कहने लगती है फादर अपने रास्ते पर आराम से जाना और ओल्ड एंसेस्टर को मेरा नमस्कार भी कहना, यहाँ पर कोई चांस हुआ तो मैं अपने क्लब पर जरूर वापस आऊंगी आप सभी को देखने के लिए। और तभी हमें तुशान को दिखाया था जो कि अभी भी हार्टलेस लुक दिख रहा होता है, मतलब इसमें दिली नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई, खुद का कल्टीवेशन से मतलब है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट खत्म होता है। तो गाइस आपको यह पार्ट हमारा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइस हमारा टारगेट है जल्द से जल्द 30 के करवा दो यार सब्सक्राइबर। गाइस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार प्लीज यार मेरे सब्सक्राइबर 30 के करवा दिए फटाफट से, मैं भीख मांग रहा हूँ यार प्लीज यार 30 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, यही हमारा टारगेट है जल्द से जल्द। इस मंथ में अगर 30 के करवा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। आप लोग मेरे दिल वाले फ्रेंड हो यार, करना ही दिल से
सैल्यूट है भाई, ऐसे दोस्तों को मजा आ जाएगा अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवा देते हो। अगर लाइक करना मत भूलेगा, अगर आप कंप्लीट करवा देते हो ना कुछ ही दिनों में, इस महीने में करवा देते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई ऐसे के 2 चैप्टर डालूंगा 1-1 घंटे के लगातार बैक टू बैक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।